2014 में जब मोदी जी पीएम बने तो डोभाल जी ने सबसे पहला काम ये किया कि विदेशों में जमा काले धन की पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठा की। जो डेटा उनके सामने आया उसे देखकर खुद डोभाल जी चौंक गए। 5 से 6 लाख करोड़ रुपया ये स्विस बैंक्स की उन तिजोरियों में बंद था जिनकी चाबी उन लोगों के पास थी जिन्होंने दशकों तक इस देश को लूटा था। ये इतना पैसा था कि अगर भारत आ जाता तो इस देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रहता। डोभाल जी ने काला धन वापस लाने के लिए एक प्लान मोदी जी के सामने रखा। मोदी जी ने कहा, अभी नहीं। 2014 के बाद भी कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और माफिया बिना किसी डर के स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा जमा करा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो डोभाल जी को नहीं जानते थे। डोभाल जी चुपचाप अपने प्लान में लगे रहे। पैसा था 39,450 करोड़ जो स्विस बैंक में पड़ा था और 2019 के चुनाव आने वाले थे। डोभाल जी जानते थे कि अगर ये पैसा वही रहा तो चुनाव में मिसयूज होगा, विदेश से फंडिंग आएगी, नेता खरीदे जाएंगे और एक बार फिर वही लोग सत्ता में आ जाएंगे जिन्होंने ये पैसा बाहर भेजा था। इसीलिए डोभाल जी का एक ही मकसद था, जितना हो सके ये पैसा इंडिया वापस आए। और फाइनली लागू हुआ ऑपरेशन ग्रीन लीफ पार्ट 2। 1991 के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली और विदेशी निवेश बढ़ा तो कुछ अमीर लोगों ने टैक्स बचाने के लिए स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जब बड़े बड़े नेताओं को यह रास्ता पता चला तो उन्होंने भी अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। फिर बड़े बड़े माफिया भी इसमें शामिल हो गए और धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा अंडरग्राउंड फाइनेंशियल नेटवर्क बन गया। असल में ये लोग फिजिकली पैसा लेकर स्विट्जरलैंड नहीं जाते थे, ये होता था हवाला के जरिए। हवाला एक ऐसी इलीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें पैसा फिजिकली एक देश से दूसरे देश नहीं जाता, लेकिन फिर भी पहुंच जाता है। काम ऐसे होता था, मान लो एक नेता को 100 करोड़ स्विट्जरलैंड भेजने हैं, वो दिल्ली के एक हवाला ऑपरेटर को 100 करोड़ कैश देता है। दिल्ली वाला ऑपरेटर अपने स्विट्जरलैंड के पार्टनर को एक इनक्रिप्टेड कोड भेजता है। स्विट्जरलैंड में बैठा पार्टनर उस कोड के बदले 100 करोड़ के इक्विवेलेंट अमाउंट उस नेता के स्विस अकाउंट में जमा कर देता है। पैसा कहीं से गुजरा नहीं, कोई बैंक, वायर ट्रांसफर या फिर रिकॉर्ड नहीं, बस एक कोड और एक फोन कॉल। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, कोई ट्रेल नहीं। भारत में हवाला नेटवर्क इतना बड़ा था कि नेता, माफिया, फिल्म इंडस्ट्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इसका इस्तेमाल कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा ऑपरेटर था। उसका हवाला नेटवर्क दुबई, कराची, लंदन और जिनीवा तक फैला हुआ था और यही वो नस थी जिसे डोभाल जी दबाना चाहते थे। 2004 में जब डोभाल जी आईबी के डायरेक्टर बने तो उनका पहला ऑपरेशन यही था कि काला धन भारत वापस लाया जाए। 2000 की शुरुआत से ही ब्लैक मनी का मुद्दा आम लोगों की जुबान पर आ गया था और डोभाल जी को पता था कि इस पैसे में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो देश के लिए सीधा खतरा है। ये पैसा आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर सकता है। आईबी डायरेक्टर बनते ही उन्होंने उस समय की सरकार पर दबाव डाला कि एक ऑपरेशन चलाया जाए जिससे ब्लैक मनी इंडिया वापस आए। लेकिन उस समय के कुछ मंत्री इस बात से बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये ऑपरेशन चला और नाम सामने आए तो उनके हाथ से कुर्सी चली जाएगी और ये लोग काफी पावरफुल और पॉपुलर थे। इसीलिए सिर्फ 6 महीने में ही डोभाल जी को आईबी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया। वो दिन डोभाल जी के लिए काफी लो पॉइंट था। आईबी डायरेक्टर न रहने के बाद उन्होंने कोई सर्विस नहीं की, लेकिन चुप भी नहीं बैठे, बस एक ही काम में लगे रहे, भारत से आतंकवाद कैसे खत्म हो और ये काला धन कैसे वापस आए जो भारत के काम में लगाया जा सके। और बस वो सही समय का इंतजार करते रहे। जब डोभाल जी रिटायर थे तब उन्हें एक और बड़े नेटवर्क के बारे में पता चला जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा था और जाने अनजाने में देश के नेता और बिजनेसमैन इसमें मदद कर रहे थे। दरअसल उस समय दाऊद पाकिस्तान में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में हवाला का नेटवर्क चला रहा था और इकबाल मिर्ची उसका सारा काम देख रहा था। जब भी कोई नेता या बिजनेसमैन हवाला के जरिए पैसा भेजता था, वो पैसा सीधे इकबाल मिर्ची के जरिए जाता था।
इकबाल मिर्ची दाऊद को कॉल करता और दाऊद उस पैसे को स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करा देता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम छिपा हुआ था। जब कोई 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए स्विस बैंक में जमा करता था, दाऊद अपनी तरफ से 100 करोड़ के डॉलर उसके अकाउंट में जमा करा देता था। लेकिन वो 100 करोड़ अभी भारत में ही था। और दाऊद क्या करता था? उस समय भारत में नकली नोट बड़े पैमाने पर आ रहे थे। दाऊद के करीबी खनानी ब्रदर जो पाकिस्तान में थे, उनके पास भारत की करेंसी छापने की मशीन थी। तो दाऊद क्या करता था? 100 करोड़ की नकली करेंसी भारत में भेज देता था और असली नोट भारत से वापस पाकिस्तान उसके पास चले जाते थे। और बाद में वो असली 100 करोड़ लीगली इस्तेमाल करता था बॉलीवुड में बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं से बिजनेस डील करने में और अपना अंडरग्राउंड एम्पायर चलाने में। जब ये पूरी चेन डोभाल जी को पता चली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये सिर्फ ब्लैक मनी का मामला नहीं था, ये एक ऐसा ट्रिपल लेयर ऑपरेशन था जिसमें पहली लेयर थी हवाला, जिससे पैसा बाहर जाता था। दूसरी लेयर थी नकली करेंसी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर होती थी। और तीसरी लेयर थी वो असली पैसा जो दाऊद लीगली इस्तेमाल करके भारत के ही सिस्टम को खरीद रहा था। भारत को सिर्फ ब्लैक मनी नहीं, इस नकली करेंसी के पूरे नेटवर्क को भी जड़ से बंद करना होगा। और इसके लिए डोभाल जी इंतजार करते रहे, जितनी डिटेल्स इकट्ठा हो सके करते रहे। सही वक्त का इंतजार था। 2009 से 10 का समय था। पुणे के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को, जो पॉलिटिकली भी काफी कनेक्टेड था, जिसका नाम हम अहमद अली खान रखते हैं, उसको डोभाल जी के उस ऑपरेशन के बारे में पता चल गया था। वो डोभाल जी को अच्छे से जानता था और उसे पता था कि अगर इस आदमी ने एक बार कोई काम पकड़ लिया तो उसे खत्म करके ही मानेगा। उसे ये भी पता चल गया था कि देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा बढ़ चुका था और 2014 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आएगी और अगर उससे पहले कुछ नहीं किया तो उसका सारा काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने डोभाल जी को मारने की साजिश रची। उसने पहले दाऊद से कांटेक्ट किया और दाऊद ने मदद करने की हामी भर दी, लेकिन साथ में एक सलाह भी दी थी कि अपना पैसा निकालकर दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो आगे जाकर डोभाल जी के ऑपरेशन में सबसे बड़े काम आई। दाऊद के कहने पर अहमद ने अपना काला धन इधर उधर करना शुरू कर दिया। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी और साथ में 2 लोगों को हायर किया जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के जाने माने नाम थे। उस समय डोभाल जी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हुए थे और इसी काम के सिलसिले में वो उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे। 2009 की एक शाम डोभाल जी अहमदाबाद में मोदी जी से मीटिंग करके बाहर निकले। उस दिन प्लान था कि वो मेन गेट से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और सीधे एयरपोर्ट। लेकिन उन दोनों अंडरवर्ल्ड के गुंडों को भी यही पता था। पहले गुंडे का प्लान था कि जैसे ही डोभाल जी मेन गेट से निकले, वो भीड़ में घुसकर एक साइलेंस्ड पिस्टल से काम तमाम करे और भीड़ में गायब हो जाए। दूसरा गुंडा बैकअप था। अगर पहला फेल हो तो वो गाड़ी के पास खड़ा था। जैसे ही डोभाल जी गाड़ी में बैठे, वो ड्राइवर की साइड से शीशा तोड़कर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर करे। प्लान टाइट था, एस्केप रूट मैप था। बाहर एक तीसरी गाड़ी इंतजार में थी जो दोनों को लेकर फरार हो जाती। लेकिन डोभाल जी एक ट्रेन्ड स्पाई थे। बिल्डिंग से निकलने से पहले ही उन्होंने अपने एक ऑफिसर को आगे भेजा, सिर्फ माहौल देखने के लिए। ऑफिसर ने वापस आकर सिर्फ इतना कहा, सर पार्किंग में ब्लू सेडान, 2 लोग, इंजन बंद, 2 घंटे से हिले नहीं। डोभाल जी समझ गए। उन्होंने तुरंत प्लान बदला। अपने ऑफिसर को बोला, तुम मेरी जैकेट पहनो और मेन गेट से निकलो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ऑफिसर ने वैसा ही किया। जैसे ही वो मेन गेट से निकला, पहला गुंडा हरकत में आया, भीड़ में घुसा और टारगेट की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो 10 कदम आगे बढ़ा, पीछे से गुजरात एटीएस के 2 ऑफिसर्स ने उसे दबोच लिया। उधर दूसरा गुंडा गाड़ी के पास खड़ा था, उसकी नजर मेन गेट पर थी। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा, हथियार नीचे रखो। वो पलटा तो 4 ऑफिसर्स उसके सामने खड़े थे, दोनों वहीं पकड़े गए। और उस वक्त डोभाल जी बिल्डिंग के पीछे के सर्विस एग्जिट से एक ऑर्डिनरी ऑटो रिक्शा में निकल चुके थे। दोनों के पास से साइलेंट पिस्टल, एनक्रिप्टेड फोन्स और एक हस्तलिखित नोट मिला, जिसमें डोभाल जी की उस दिन की पूरी मूवमेंट लिखी थी। किस वक्त निकलेंगे, किस गेट से, गाड़ी का नंबर क्या है, ये इंफॉर्मेशन लीक हुई थी।
और ये सिर्फ वही दे सकता था जिसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक थे। 48 घंटों में पूरा ट्रेल निकला। पुणे, स्विस बैंक, दुबई प्रॉपर्टीज, हवाला नेटवर्क और दाऊद से डायरेक्ट कनेक्शन। एक नाम सामने आया, अहमद अली खान। अजीत डोभाल जी की आंखों में एक चमक आई। उस समय तक डोभाल जी इस पूरे सिस्टम को समझ चुके थे, लेकिन ये पैसा दाऊद के पास कैसे पहुंचता है, इसका एक डायरेक्ट नाम चाहिए था। डोभाल जी ने अहमद का पूरा कॉल रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया। उसने हाल ही में स्विट्जरलैंड में अपने नाम पर एक होटल खरीदा था जो अरबों का था, जबकि इंडिया में उसने अपनी संपत्ति इतनी नहीं दिखाई थी और डोभाल जी के पास एक ठोस सबूत था। हालांकि वो उस समय किसी सरकारी पद पर नहीं थे, फिर भी उनके कनेक्शंस सरकार में काफी थे और अहमद पर एक जांच बैठ गई। उस पर रेड हुई और काफी इलीगल पैसा और प्रॉपर्टी निकली। 2011 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डोभाल जी ने अपने कनेक्शंस लगाकर उससे कुछ समय बात करने की परमिशन ले ली। अहमद जेल में अकेला था। डोभाल जी उसके पास गए और पूछा, मुझे बताओ, इंडिया में हवाला का मुख्य मुखिया कौन है जो दाऊद तक पैसा पहुंचा रहा है और नकली नोट कौन बना रहा है? पहले तो अहमद कुछ नहीं बोला, लेकिन डोभाल जी के दबाव में वो सब बता देता है। इकबाल मिर्ची इंडिया से असली पैसा दाऊद के पास भेजता है और पाकिस्तान में दाऊद और खानानी ब्रदर्स नकली करेंसी इंडिया में भेज देते हैं। डोभाल जी को वो मिल गया था जो जानना था। वो अपने ऑफिस आए और अगले 3 साल तक इंतजार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस सरकार में अगर वो दोबारा ये बात रखते हैं तो हो सकता है उन पर फिर से हमला हो या सभी अपना पैसा स्विस बैंक से निकालकर प्रॉपर्टी में लगा दें, जिसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता। इसलिए उस समय इंतजार ही बेस्ट ऑप्शन था। 2014 में चुनाव हुए और मोदी जी पीएम बन गए। मोदी जी के पीएम बनते ही डोभाल जी ने उनसे मीटिंग की और काला धन वापस लाने की बात रखी। मोदी जी थोड़ी देर सोचे और बोले, डोभाल जी, ब्लैक मनी से ज्यादा जरूरी है कि हम नकली करेंसी का तोड़ निकालें, क्योंकि आतंकवाद नकली नोट से ज्यादा फैल रहा है। उसके लिए आप कुछ करो। ब्लैक मनी के लिए ऑपरेशन अभी नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। डोभाल जी भी समझ गए कि नकली करेंसी बंद करना बहुत जरूरी था। वो अपने ऑफिस आए और कई दिनों तक सोचते रहे कि नकली नोट का सबसे बेहतर तोड़ क्या होगा। उनके दिमाग में एक प्लान आया, लेकिन वो ऐसा प्लान था जिस पर वो खुद भी श्योर नहीं थे। वो उस प्लान को साइड में रखकर कुछ और सोच ही रहे थे कि तभी पाकिस्तान में मौजूद भारतीय स्पाई शोभित शर्मा की तरफ से खबर आई। पाकिस्तान, आईएसआई और दाऊद मिलकर 60,000 करोड़ का नकली पैसा इंडिया भेजने की तैयारी में है और ये काम जल्द ही होगा। ये खबर सुनकर डोभाल जी सोच में पड़ गए। 60,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट था कि अगर ये भारत में आ गया तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती और देश 20 से 25 साल पीछे चला जाता। और उनके पास वही एक प्लान था। अगले दिन मोदी जी से खुफिया मीटिंग हुई। डोभाल जी ने 60,000 करोड़ वाली बात मोदी जी को बताई। मोदी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। मोदी जी ने डोभाल जी की आंखों में उम्मीद की नजर से देखा। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? डोभाल जी कुर्सी से उठे, थोड़ा सोचा और बोलना शुरू किया। मोदी जी, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। अगर हम ये प्लान लागू करते हैं तो एक तीर से 2 निशाने होंगे। भारत में नकली नोट और स्विस बैंक में काला धन ही समस्या नहीं है। देश में बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन जो कई सालों से देश को लूट रहे हैं, उनके पास बेहिसाब नगद कैश है जो बैंक में नहीं है, जो मॉनिटर नहीं हो रहा और जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा। अगर हम ये प्लान लागू करते हैं तो नकली नोट और इंडिया में छिपा काला धन हमारे हाथ में आ जाएगा। हालांकि स्विस बैंक का जमा पैसा अभी नहीं आएगा, उसके लिए आगे प्लान बनाते हैं। मोदी जी ने पूछा, आखिर प्लान क्या है? डोभाल जी बोले, ऑपरेशन ग्रीन लीफ, पुरानी करेंसी बंद, नए नोट जारी। मोदी जी बोले, लेकिन इसमें देश की मिडिल क्लास और गरीब जनता भी चपेट में आएगी। सबसे ज्यादा दुख उन्हें होगा, बैंक की लाइनों में लगना होगा। डोभाल जी बोले, सर, अगर 60,000 करोड़ के नकली नोट भारत में आ गए तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और हम 20 से 25 साल पीछे चले जाएंगे। मोदी जी बोले, इस पर विचार करना होगा। अगले दिन एक जरूरी मीटिंग हुई। मोदी जी, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के हेड और डोभाल जी ने सारा सिचुएशन समझाया।
काफी डिस्कशन के बाद फैसला हुआ 8 नवंबर 2016 को पुराने नोट बंद हो गए और लागू हुआ ऑपरेशन ग्रीन लीफ। डीमोनेटाइजेशन से आतंकियों का बहुत नुकसान हुआ। आईएसआई और दाऊद का बहुत सारा पैसा डूब चुका था, लेकिन स्विस बैंक में जो पैसा था वो अभी भी सेफ था और देश के बड़े नेताओं और बिजनेसमैन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन्हें किसी बात का डर नहीं था। लेकिन डोभाल जी ऑपरेशन ग्रीन लीफ पार्ट 2 लाने की तैयारी कर रहे थे। ऑपरेशन ग्रीन लीफ सफल होने के कुछ महीनों बाद भी डोभाल जी डिटेल्स सर्च करते रहे ब्लैक मनी के बारे में, क्योंकि अब उनका मेन फोकस था कि इंडिया का पैसा वापस लाया जाए और उसके लिए इकबाल मिर्ची को गिरफ्तार करना जरूरी था ताकि ये हवाला का तरीका बंद हो, और दाऊद पर भी नजर रखनी थी कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे और ज्यादा नुकसान हो। इसीलिए उन्होंने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद शोभित शर्मा से कांटेक्ट किया। पता करो दाऊद कुछ और प्लान तो नहीं कर रहा। उधर पाकिस्तान में खानी ब्रदर्स मर चुके थे और दाऊद बहुत परेशान था, लेकिन अभी भी उसके पास एक एडवांटेज था। लगभग 10,000 करोड़ की ओरिजिनल करेंसी हवाला वाली उसके पास थी, जिसे वो इंडिया की बैंक में एक्सचेंज करके आतंकवाद में यूज कर सकता था। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। उस समय बंगाल में ममता दीदी की सरकार थी और बांग्लादेश के बॉर्डर खुले हुए थे। दाऊद ने बंगाल के जरिए 10,000 करोड़ की असली करेंसी इंडिया में बैन संगठन PFI के भेजी और उनका काम था कि इस मनी को धीरे धीरे एक्सचेंज करके वापस दाऊद के पास पहुंचाया जाए। शोभित शर्मा उस समय कराची में एक गुप्त मिशन पर थे। उनका काम था इंडिया में जो आतंकवाद फैल रहा है उसके सोर्सेज ढूंढना। इसीलिए वो कराची के फेमस ग्रुप जमात उल हक से जुड़ गए थे और अपना भरोसा बना लिया था। दाऊद का कांटेक्ट जमात उल हक से काफी गहरा था और उसने अपने काम के लिए जमात के मेन चीफ उजैर खान को ये जिम्मेदारी दी थी। उजैर खान ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें वो अपने साथी के साथ दाऊद से मिलने आया था और उसी मीटिंग में शोभित भी मौजूद थे। शोभित ने ये सारी जानकारी निकाल ली। ये खबर शोभित ने डोभाल जी तक पहुंचाई। डोभाल जी ने सिर्फ एक बात कही, ये सारा पैसा तुम लेकर इंडिया आओ, क्योंकि मैं अभी एक बड़े ऑपरेशन में हूँ और अगर तुम ये पैसा लेकर आओगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उनका भरोसा जीतो और पैसा इंडिया वापस लेकर आओ। शोभित शर्मा जमात उल हक में काफी समय से थे और उनका भरोसा इतना गहरा हो चुका था कि उजैर खान उन्हें अपना खास आदमी मानता था। शोभित ने एक प्लान बनाया। उन्होंने उजैर खान से एक प्राइवेट मीटिंग मांगी और बोले, उजैर भाई, दाऊद ने जो 10,000 करोड़ PFI को भेजा है उसमें एक बड़ा खतरा है। इंडिया में अभी NIA और ED दोनों एक्टिव हैं और PFI के हर मेंबर पर नजर है। अगर ये पैसा इंडिया के अंदर एक्सचेंज हुआ तो पकड़ा जाएगा। उजैर खान चौंका, तो क्या करें? शोभित ने जाल बिछाया। सबसे सेफ तरीका यह है कि ये पैसा इंडिया के अंदर एक्सचेंज ना हो, बल्कि बंगाल बॉर्डर के जरिए बॉक्सेस में वापस बांग्लादेश आए और वहां से दाऊद के पास पहुंचे। मेरे पास बंगाल बॉर्डर पर एक पूरा नेटवर्क है जो ये काम एक ही रात में कर सकता है। उजैर खान ने शक किया, इतना बड़ा ट्रस्ट कैसे करें? शोभित ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। पहले 500 करोड़ का एक बॉक्स भेजो। अगर वो सेफली बॉर्डर पार कर गया तो बाकी सारा पैसा उसी रास्ते से आएगा। उजैर खान ने दाऊद से बात की। दाऊद राजी हो गया। 500 करोड़ का पहला बॉक्स बंगाल बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स बॉर्डर पार करने वाला था, शोभित के इशारे पर BSF की एक टीम ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। शोभित ने उजैर को बताया, पहला बॉक्स सेफली पहुंच गया, बाकी सारा पैसा भेजो। उजैर खान ने दाऊद से कंफर्म किया और दाऊद राजी हो गया। बाकी सारे बॉक्सेस बंगाल बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। शोभित शर्मा और जमातुल हक का एक आदमी मंसूर सिंधी उसके साथ था। ये दोनों सारा पैसा कराची एयरपोर्ट ले जाते और वहां से प्लेन के जरिए ये पैसा बांग्लादेश जाता और बांग्लादेश से इंडिया, और इंडिया में इसे इकबाल मिर्ची रिसीव करता। शोभित ने ये बात डोभाल जी को बता दी थी और डोभाल जी को भी पता था कि इकबाल मिर्ची इस कड़ी का सबसे बड़ा मोहरा है, इसलिए उस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया था। डोभाल जी ने एक टीम बनाई थी राठौर और अभय की, जो उस पर निगरानी कर रहे थे। उधर पाकिस्तान में दाऊद ने एक बार कंफर्म करने के लिए कि उसके 500 करोड़ सुरक्षित पहुंचे हैं, PFI और इकबाल मिर्ची से कांटेक्ट किया, लेकिन उस पैसे की किसी को भी खबर नहीं थी। इकबाल मिर्ची ने बताया,
मेरे पास तक ये खबर ही नहीं पहुंची कि 500 करोड़ आया है। ये सुनकर दाऊद बहुत डर गया। उसने जमातुल हक के चीफ को बुलाया और पूछा, वो 500 करोड़ कहाँ है? उजैर बोला, वो पैसा सेफली इंडिया बॉर्डर पार कर चुका है। दाऊद और उजैर में कहा सुनी हुई। उजैर ने फिर शोभित को फोन लगाया। शोभित बोला, वो पैसा तो इंडिया में सेफ है और एक्सचेंज हो गया है, और जब मैं ये पैसा इंडिया में पहुंचाऊंगा, वापस लौटते वक्त 500 करोड़ की नई करेंसी लेकर आऊंगा। तभी दाऊद को शक हो गया। उसने शोभित के बारे में सारी जानकारी जल्दी से निकाली। उधर ट्रक्स अभी भी कराची एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। रात का समय था। दाऊद को पता चल गया था कि शोभित इंडियन स्पाई है। उधर शोभित को भी शक हो गया था। उसने ट्रक रोककर टॉयलेट जाने के बहाने ट्रक से थोड़ा दूर जाकर एक सर्वेलेंस लाइन से डोभाल जी से बात की और बताया, सर, हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं। मुझे शक हो रहा है कि उन्हें मेरे बारे में पता लग गया है। आप बस इकबाल मिर्ची पर नजर रखना, क्योंकि अगर मैं मर भी गया तब भी ये पैसा इंडिया आएगा 20 नवंबर को, क्योंकि दाऊद को ये पैसा जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करना है, इससे पहले कि ये सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएं। डोभाल जी ने सिर्फ इतना कहा, बेस्ट ऑफ लक, और फोन कट गया। जब शोभित और मंसूर दोबारा ट्रक स्टार्ट करने लगे तभी उजैर का फोन आया। जनाब रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, जरूरी चेकिंग करनी है। उधर दाऊद, उजैर और कई साथी कराची एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। उनकी गाड़ी तेजी से आ रही थी। शोभित को 100% पता चल गया था कि अब वो बचने वाले नहीं हैं। सबको उनकी सच्चाई पता चल गई थी। वो ट्रक से उतरे और मंसूर से बोले, मैं थोड़ा आराम करने के लिए ट्रक की छत पर जाऊंगा। कई दिनों बाद इतनी शांति मिली है। मंसूर मुस्कुराया। शोभित हंसते हुए ट्रक की छत पर जाकर लेट गए। खुले आसमान की तरफ देखते हुए अपना देश, अपना गांव, बचपन और अपनी माँ को याद किया। और वो एक सिंथेटिक गोली जो हर स्पाई अपने पास रखता है, खाकर शहीद हो गए। उन्हें पता था कि अगर दाऊद और उजैर ने उन्हें जिंदा पकड़ लिया तो बहुत यातनाएं देकर सीक्रेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने शहीद होना ज्यादा जरूरी समझा और हमने एक जाबाज स्पाई खो दिया। लेकिन पाकिस्तानी उन पर हाथ भी नहीं डाल पाए। जब दाऊद और उजैर ट्रक के पास आए और मंसूर से पूछा, शोभित कहाँ है? मंसूर बोला, ऊपर, ट्रक की छत पर। एक आदमी जब छत पर ऊपर गया तो उसे सिर्फ शोभित की लाश मिली। ये देखकर दाऊद बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उजैर को एक थप्पड़ मारा। फिर उसने अपने 2 लोगों को भेजा सारा पैसा इंडिया लाने के लिए और इकबाल मिर्ची को कॉल करके बता दिया, 20 नवंबर को रात 10 बजे मालदा सेक्टर बंगाल के रास्ते इंडिया में आएंगे। 20 नवंबर की रात कराची से प्लेन उड़ी। बॉक्सेस में भरा 10,000 करोड़ का पैसा बांग्लादेश पहुंचा और वहां से ट्रक्स में लादकर मालदा सेक्टर की तरफ रवाना हो गया। रात के 9:30 बज रहे थे। उधर राठौर और अभय की टीम पहले से मालदा बॉर्डर पर पोजीशन ले चुकी थी। अंधेरे में लोकल किसानों के भेष में हर तरफ से बॉर्डर को कवर करते हुए ठीक रात 10 बजे मालदा सेक्टर पर एक के बाद एक ट्रक्स आने शुरू हुए और ट्रक्स के पास एक काली गाड़ी में इकबाल मिर्ची खुद मौजूद था। राठौर ने अभय को एनक्रिप्टेड मैसेज किया, टारगेट इन साइट। अभय ने जवाब दिया, वेट। प्लान था कि पहले पूरा पैसा बॉर्डर पार करें ताकि सारा माल एक साथ पकड़ा जाए। जैसे ही आखिरी ट्रक बॉर्डर पार किया, राठौर ने सिग्नल दिया। चारों तरफ से बीएसएफ और राठौर की टीम ने ट्रक्स को घेर लिया। अंधेरे में अचानक इतनी रोशनी हुई कि सब चौंध गए। ड्राइवर्स और साथी वहीं पकड़े गए, लेकिन इकबाल मिर्ची की काली गाड़ी पल भर में अंधेरे में गायब हो गई। अभय चिल्लाया, मिर्ची निकल गया। राठौर ने तुरंत डोभाल जी को एनक्रिप्टेड कॉल किया, सर पैसा पकड़ लिया, 10,000 करोड़ सिक्योर्ड। लेकिन इकबाल मिर्ची बच गया। डोभाल जी बोले, पैसा आ गया, मिर्ची भागेगा कहाँ? उसकी बारी आने वाली थी। दिसंबर 2018 आ गया था और धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने में समय लग गया था। लगभग सारा पैसा स्विट्जरलैंड बैंक को छोड़कर वापस आ चुका था और डोभाल जी फाइनली अपना अगला प्लान लेकर मोदी जी के पास गए, क्योंकि अगले साल अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू होने थे और अगर स्विट्जरलैंड बैंक का पैसा वापस नहीं आया तो वो पैसा चुनाव में गलत इस्तेमाल होता। मोदी जी बोले, हाँ अभी सही समय है, लेकिन बिना प्रूफ के किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते, पहले पूरी लिस्ट चाहिए। डोभाल जी बोले, मेरे पास प्लान है। जनवरी 2019 में डोभाल जी ने स्विट्जरलैंड के फिनमा यानी फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी से एक डायरेक्ट बैक चैनल कम्युनिकेशन खोली।
ऑफिशियली नहीं, बल्कि एक ऐसे चैनल से जो दोनों देशों के बीच एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया जाता था। और उन्होंने स्विट्जरलैंड को एक बात क्लियरली बताई कि जिन इंडियन अकाउंट्स में पैसा है, उनमें से कई अकाउंट्स डायरेक्टली टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़े हैं। और अगर ये साबित हो गया तो स्विट्जरलैंड की इंटरनेशनल रेपुटेशन को जो नुकसान होगा वो किसी भी डिप्लोमेटिक फॉलआउट से बड़ा होगा। ये सुनते ही फिनमा हिल गई, क्योंकि 2008 के बाद से ही स्विट्जरलैंड पर इंटरनेशनल प्रेशर था कि वो इलीगल अकाउंट्स बंद करे, और अगर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का टैग लग जाता तो FATF की ग्रे लिस्ट में आना तय था। लेकिन फरवरी 2019 में एक विपक्षी पार्टी के नेता को ये बात पता चल गई और उसने अपने स्विट्जरलैंड में बैठे लॉयर के जरिए फिनमा को लीगल नोटिस भिजवाया कि ये डेटा शेयरिंग इलीगल है। फिनमा हेजिटेट करने लगी। डोभाल जी को ये खबर मिली और उन्होंने तुरंत काउंटर मूव किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसी नेता की डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज पर एक छोटी सी इंक्वायरी शुरू की। कोई बड़ा एक्शन नहीं, सिर्फ एक नोटिस, लेकिन मैसेज क्रिस्टल क्लियर था। नेता समझ गया और उसका स्विट्जरलैंड वाला लॉयर अचानक चुप हो गया। मार्च 2019 में फिनमा ने डेटा शेयर करने की हामी भर दी, लेकिन कहा कि डेटा आने में 15 से 20 दिन लगेंगे। डोभाल जी ने फिनमा से आखिरी बात कही, अगर डेटा 48 घंटे में नहीं आया तो हम ये इंफॉर्मेशन मीडिया को दे देंगे कि स्विट्जरलैंड ने इंडियन टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रोटेक्ट किया। ये एक कैलकुलेटेड ब्लफ था, लेकिन काम कर गया। 48 घंटे के अंदर पूरा डेटा इंडिया पहुंच गया। लगभग 40,000 करोड़ के अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स, नाम, अकाउंट नंबर्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सब कुछ। लेकिन डोभाल जी जानते थे कि रेड से पहले एक और काम करना जरूरी था। जब तक इकबाल मिर्ची आजाद है, दाऊद का हवाला कनेक्शन जिंदा है, और जब तक ये कनेक्शन जिंदा है, दाऊद किसी भी वक्त नया नेटवर्क खड़ा कर सकता है। राठौर और अभय की टीम पिछले कई महीनों से इकबाल मिर्ची की हर मूवमेंट ट्रैक कर रही थी, लेकिन मालदा वाली रात जब वो बच गया था, तब से वो और भी सतर्क हो गया था। अपना फोन बदल दिया था और किसी से डायरेक्टली कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन डोभाल जी जानते थे कि इकबाल मिर्ची की एक कमजोरी थी, उसकी दुबई में प्रॉपर्टीज। ईडी ने उन प्रॉपर्टीज पर एक अटैचमेंट नोटिस भेजा। इकबाल मिर्ची घबरा गया और अपने लॉयर के जरिए ईडी से कांटेक्ट किया, और जैसे ही उसने कांटेक्ट किया, राठौर की टीम को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। 5 अप्रैल 2019 की रात, चुनाव के पहले चरण से सिर्फ 6 दिन पहले, राठौर और अभय की टीम ने उसे उसी रात दबोच लिया। इकबाल मिर्ची गिरफ्तार हो गया और दाऊद का सबसे बड़ा हवाला कनेक्शन हमेशा के लिए कट गया। अब डोभाल जी के पास सब कुछ था, स्विस बैंक की पूरी लिस्ट, इकबाल मिर्ची गिरफ्तार और हवाला नेटवर्क तबाह। 7 अप्रैल 2019, चुनाव के पहले चरण से सिर्फ 4 दिन पहले, एक साथ पूरे देश में ईडी और आईटी की रेड्स पड़ी। दिल्ली में एक बड़े नेता के घर से करोड़ों की नगद कैश निकली। मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस से स्विस बैंक की डॉक्यूमेंट्स और हवाला स्लिप्स मिली। हैदराबाद में एक रियल एस्टेट टाइकून के घर पर जब रेड पड़ी तो उसके पास से वो अकाउंट नंबर्स निकले जो डायरेक्टली दाऊद के नेटवर्क से जुड़े थे। एक के बाद एक नेता, बिजनेसमैन, माफिया के कनेक्शंस वाले लोग सब गिरफ्तार होते गए। जिन लोगों को लगता था कि उनका पैसा दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी में बंद है, जिन्होंने दशकों तक इस देश को लूटा था, जो सोचते थे कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, उनकी सच्चाई 11 अप्रैल 2019 से पहले पूरे देश के सामने आ गई। काला धन वापस आ गया, हवाला नेटवर्क तबाह हो गया, नकली करेंसी का रास्ता बंद हो गया।